हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्तियां जो आई है इसके लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इसमें जो है टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है न्यू बुक, और इसमें हम लोग 1 to 5 तक जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके एडुटेरिया पब्लिकेशन बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट में जाके देख सकते हैं, और इसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जो है आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं, और इसमें जो है सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ बताया जाएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चिहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया था। चालीसा दल का दमन जो है ये बलबन के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम सरदारों की एक सैन्य टुकड़ी रखी जिसे जो है तुर्कान-ए-चिहलगानी या फिर चालीसा कहा जाता था, और ये जो है बलबन के द्वारा तुर्कान-ए-चिहलगानी को दमन कर दिया गया था। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राजसी तगड़ी यानी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का जो है शासक कौन था। तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो था ये सदाशिव राव था। तो सदाशिव राय ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालिकोटा की बात करें, तालिकोटा या फिर बन्नीहट्टी का युद्ध जो है ये 1565 में हुआ था। तो 1565 में जो है इसका युद्ध हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी गई थी। फांसी की सजा जो है जहांगीर के द्वारा ये गुरु अर्जुन देव को दी गई थी। गुरु अर्जुन देव जो कि सिख के 5वें गुरु थे, और इनको जो है खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का जो है आरोप लगा दिया गया, और इन्हें जो है फांसी की सजा दी गई थी। इन्होंने जो है 1676 ईस्वी में इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के कारण जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा कराई गई थी। यानी 5वें गुरु की जो है फांसी दी गई थी, ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी, और 1676 ईस्वी में इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। तो ये दोनों पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना जो है ये नान्यदेव के द्वारा किया गया था। तो नान्यदेव ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नान्यदेव ने जो है ये 1097 से 1147 ईस्वी तक इसका शासक किया था। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। इन्होंने जो है 1097 से 1147 ईस्वी तक यहाँ के शासक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो है बढ़ते क्रम में सजाना है। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा जो है ये 1501 में दूसरी बार हुआ था, और 1498 में जो है पहली बार आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कि 1599 में किया गया था, 1600 ईस्वी में किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। वांडीवास का बात करें तो वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो था ये 1760 में हुआ था, और वेदरा का निर्णायक युद्ध ये जो है 1759 में हुआ था। यानी सबसे पहले जो हो जाएगा ये 1501 वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आए थे। फिर जो है दूसरा में 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पहले 1 उसके बाद 3, 1-3, उसके बाद जो है 1-3 के बाद 4, 1-3-4, ये जो है ऑप्शन सी में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1501 में, वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कि 1600 में, और बेदरा का निर्णायक युद्ध जो कि 1759 में। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब के साथ एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
भारत में सर्वप्रथम कारखाना की स्थापना किया था? भारत में सर्वप्रथम कारखाना की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है सर्वप्रथम यह जो है जहांगीर के काल में किया था। तो जहांगीर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का काल जो था शासनकाल ये 1605 से 1627 के बीच था। इस दौरान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना पहला कारखाना ये 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना जो है सूरत में स्थापना की गया था। अगला प्रश्न है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? ये जो है अमृत बाजार पत्रिका को जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए जो है अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन जो है किसका है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये जो कथन था ये भगत सिंह जी का था। भगत सिंह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जो है ये कथन दिया गया था और ये जो है जनता तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह के द्वारा लाहौर कोर्ट में कहा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा जो थी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत के बनारस खंड और यह जो है उत्तरी कर्नाटक की भूमि में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा चलित थी। लेकिन पंजाब में ये महलवाड़ी प्रथा थी। तो पंजाब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है पंजाब में उस समय जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। बाकी समय जो है अस्थायी बंदोबस्त प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कि चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योग की बात करें तो यह जो थे उड़ीसा के राजा थे। उड़ीसा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थे उड़ीसा गणराज्य के राजा थे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें सुमेलित नहीं करने की बात कही गई है। राजवंश दिया हुआ है और सिक्कों की धातुएं दी हुई है। कुषाण के समय जो है स्वर्ण एवं ताम्र ये जो है प्रचलित था, तो ये सही है। गुप्त के समय स्वर्ण एवं रजत ये प्रचलित था। सातवाहन की बात करें तो सातवाहन के समय जो था ये स्वर्ण का सिक्का नहीं प्रचलित था। इसमें जो है सातवाहन के समय जो है चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। चांदी, तांबा और शीशा, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। कलचूरी के समय जो है स्वर्ण, रजत और ताम्र के सिक्के जारी किए गए थे। यहाँ पे ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन, क्योंकि इसके समय जो है चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में जो है टोटल 34 न्यायाधीशों की संख्या है। उनमें से 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस जो है ये द्वितीय वाचन में होती है। द्वितीय वाचन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करें तो यह जो है 243 के आय के तहत किया जाता है और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के आय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये जो है ये करा आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है निर्वाचन पद्धति ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ये जो है कनाडा से लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति ये जो है
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड दिया हुआ है। आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा जाता है? वरीयता अनुक्रम में जो है छठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की संख्या जो है अवरोही क्रम में चुनने की बात कही गई है। सबसे अधिक जो है सीटों की संख्या ये उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद बिहार में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16, जो कि संसद के उच्च सदन के राज्यों की सीटों की संख्या है। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर ही इनकी नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया था अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था और यह जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने जो है संविधान का आत्मा कहा था। कौन थे ये? भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 को, और ये जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु उपचारों के अधिकार का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा जो है ये मिसिसिपी नदी पर बनता है। तो मिसिसिपी नदी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मिनेसोटा में इटाक्सा झील से निकलती है। यह मैक्सिको की खाड़ी में जाकर जो है बहती है। मिसिसिपी झील जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर बहती है और यह जो है विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली है, जिसमें जो है मिसौरी और फिर जुफरसन नदियां शामिल है। अगला प्रश्न है कि फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप की बात करें तो फिजी द्वीप जो है ये क्वींसलैंड में स्थित है। फिजी द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो यह जो है क्वींसलैंड के समीप स्थित है। क्वींसलैंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वींसलैंड की बात करें तो यह जो है प्रवाल द्वारा निर्मित एक ग्रेट बैरियर रीफ है और क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी है। विश्व की जो है यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक शेयर भी कर देंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांश में से किसमें आप जो है हर्ष अक्षांश के संबंध करेंगे? हर्ष अक्षांश के संबंध की बात करें तो यह जो है 30 डिग्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश हर्ष अक्षांश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। एल नीनो बनता है। एल नीनो की बात करें तो एल नीनो ये प्रशांत महासागर में बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में भूमध्य रेखा के साथ गर्म पानी का निर्माण होता है तब जो है एल नीनो सैपियंस भाषा शब्द का उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है छोटा बालक है। यह एक जो है गर्म जलधारा है। एल नीनो कैसी जलधारा है? तो ये जो है गर्म जलधारा है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और पेरू के तट के पास जो है इसका जल ठंडा होता है।
एल नीनो का जल ठंडा जो है ये पेरू के तट के पास होता है। एल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में शांत होती है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग ध्यान से सुनेगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सातकोशिया वाघ रिजर्व किस राज्य में है। सातकोशिया वाघ रिजर्व की बात करें तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातकोशिया गौर्ज अभयारण्य इस क्षेत्र में वर्ष 1976 ईस्वी में एक अभयारण्य घोषित किया गया था, जो कि 1976 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। सबसे अधिक देश वाला महाद्वीप जो कि अफ्रीका है। इनमें जो टोटल 54 स्वतंत्र देश हैं, 54 स्वतंत्र देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इसे जो है अंध महादेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रवाल भित्ति की बात करें तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ये सभी जो है प्रवाल भित्ति में पाई जाती है। लेकिन कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे की खाड़ी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य भी जो है मध्य प्रदेश है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है टोटल 77,993 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये इसका जो कार्यकाल था ये 1980 से 85 तक था। इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य जो था गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य के लिए जाने से रोकना, ये सारे जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठन की गई थी। बीपीएल परिवार के लिए जो है हाशिम समिति की गठन की गई थी। तो हाशिम समिति ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाशिम समिति की रिपोर्ट जो है ये दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है कि कापार्ड का संबंध है। कापार्ड की बात करें, कापार्ड का संबंध जो है ये ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। औद्योगिक वित्त की बात करें तो औद्योगिक वित्त जो है ये सिडबी से संबंधित है। सामाजिक सुरक्षा उपाय जो कि भारत निर्माण से संबंधित है। ग्रामीण साख जो कि नाबार्ड से संबंधित है। ग्रामीण रोजगार की बात करें तो ग्रामीण रोजगार जो है ग्रामीण रोजगार ये जो है JSRY की बात करें तो इसका संबंध जो था ये बेरोजगारी से था। यहाँ पे रोजगार से दिया हुआ है तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण साख नाबार्ड, सामाजिक सुरक्षा उपाय जो कि भारत निर्माण, औद्योगिक वित्त ये जो है सिडबी से संबंधित थे। लेकिन ग्रामीण बेरोजगार से जो थे SJSRY। अगला प्रश्न है कि रियो डी जेनेरियो का संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो ये जो था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। और रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। अगला प्रश्न है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड जो कि 2023 में दिया गया और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है
ये किताब राजकुमार राव को दिया गया। 68वां फिल्म फेयर में राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये गंगूबाई काठियावाड़ को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि संजय लीला भंसाली को दिया गया था, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि आलिया भट्ट को दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 27वां चौगुन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 27वां चौगुन सम्मेलन का आयोजन जो है इसका आयोजन जो है ये सामोआ में किया गया था। सामोआ इसमें जो है इसका सम्मेलन किया गया था। और 26वां की बात करें, 26वां जो है ये खांडा में किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1926 में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो कि लंदन में स्थित है। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया। समर्थ योजना का शुरुआत जो है ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो कपड़ा मंत्रालय ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। तो सौरव गांगुली ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है। लैवेंडर महोत्सव की बात करें तो लैवेंडर महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित करने वाले देश की बात करें, ये इससे जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, और ये जो है मिस्र देश से सम्मानित किया गया है। तो मिस्र ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो मैं कुछ सम्मान का नाम ले रहा हूँ जो कि नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। पपुआ न्यू गिनी से जो है कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये जो है पपुआ न्यू गिनी के द्वारा सम्मानित किया गया था। कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये सम्मान जो है फिजी के द्वारा दिया गया था। बाकल ऑर्डर बाय द रिपब्लिक ऑफ पॉल, ये जो है पॉल के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत था। जीडीपी का राजस्व घाटा जो था 23-24 में अनुमान लगाया गया है कितना रहने का, तो ये 2.9% लगाया गया है। तो 2.9 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान जो है ये छठा है। छठा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो है वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में जो है पहले स्थान पर रहा है, और दूध उत्पादन में पहला, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा, अंडा उत्पादन में तीसरा, रेलवे नेटवर्क में चौथा स्थान। लेकिन यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार में जो कि छठे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है कि उपग्रह EOS 7 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह EOS 7 को जो है प्रक्षेपित किया गया, ये जो है SSLV D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो SSLV D2 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है फरवरी 2023 में प्रक्षेपित किया गया। इस उपग्रह के साथ जो है 2 अन्य उपग्रह भी लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी प्रतिशत रही। यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है बिहार में टोटल जो है 36.01% रही थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 36.01%, यानी 36.01% जो है बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या रही थी। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान है। मुकेश अंबानी का स्थान जो है ये 9वें स्थान पर चले गए हैं। तो 9वां स्थान ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 की बात करें तो इसमें जो है पहले स्थान पर वो बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली हैं, दूसरे स्थान पर एलॉन मस्क हैं, और 9वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये अरब सागर में किया गया है।
तो अरब सागर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र शक्ति जो कि भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है, अजय वॉरियर जो कि भारत ब्रिटेन के बीच हुआ है, और वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी जो कि लूनी है। लूनी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लूनी की बात करें तो इसकी सहायक नदी खुमरी, जोजिरी तथा जोबाई इसकी जो है सहायक नदी है। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमृत क्रांति के संबंध की बात करें तो अमृत क्रांति का संबंध जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल उत्पादन जो कि सुनहरी क्रांति से संबंधित है, बागवानी जो कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, मसाला उत्पादन जो कि बादामी क्रांति से संबंधित है, और नदी जोड़ो परियोजना जो कि अमृत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि पीडीएस की संचालन किसके द्वारा किया जाता है? पीडीएस का संचालन की बात करें तो पीडीएस का संचालन जो है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? इसके कारण जो है स्थान का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थान का परिवर्तन। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण जो है स्थान का परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण है। विद्युत इंसुलेटर की बात करें तो विद्युत इंसुलेटर का जो गुण है ये बिजली का संचालन न करना, इनका जो है ये गुण है। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई की बात करें तो फर्मी जो है ये सबसे छोटी इकाई है। फर्मी जो कि सबसे छोटी इकाई है। मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ मीटर होता है। एंगस्ट्रम जो कि 10⁻10 मीटर होता है। लेकिन फर्मी की बात करें तो फर्मी जो है 10⁻15 मीटर होता है, जो कि फर्मी सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है कि वक्रीय गति का एक उदाहरण है। वक्रीय गति का उदाहरण की बात करें तो भाला फेंकना जो है ये वक्रीय गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाला फेंकना। भाला फेंकना जो है ये वक्रीय गति का उदाहरण है। चरखा की बात करें तो चरखा जो है ये वृत्तीय गति का उदाहरण है। पेंडुलम की गति ये जो है पेंडुलम की गति जो कि पेड़ के गिरते सेब की रेखीय गति, पेड़ से गिरने वाले सेब जो कि रेखीय गति में आते हैं, और भाला फेंकना जो है ये वक्रीय गति में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या फिर द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसी भी वस्तु या फिर द्रव की गति को मापने के लिए जो है इसमें जो है टोकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर ये सभी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। टैकोमीटर की बात करें तो वायुयान एवं मोटर नावों की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रडार जो कि दूर से आने वाले वाहनों की गति या फिर दिशा को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर जो कि गतिमान वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है प्रयोग। और वेंचुरीमीटर की बात करें तो यह जो है किसी द्रव के प्रवाह की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान की बात करें तो न्यूनतम जो है -459.9 फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आवृत्ति और समयावधि संबंधित है। आवृत्ति और समयावधि की बात करें तो आवृत्ति और समयावधि जो है ये v × t बराबर 1। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, v × t बराबर 1। आवृत्ति यानी v बराबर जो होता है ये 1/, समयावधि होता है। समयावधि मतलब t, तो यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा v = t, v × t = 1। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? मानव के शरीर में रक्त की मात्रा जो है
ये शरीर के भाग का 7 से 8% होता है। कहीं कहीं 7 दिया रहेगा तो 7% होगा, और 7 से 8% की ये बीच होता है। मानव में रक्त की मात्रा जो है पूरे शरीर के वजन का 7 से 8% होता है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और यह जो है 5 से 6 लीटर होता है मनुष्य में, और मनुष्य में कितना होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। अगला प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकल आते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून निकल आते हैं जब शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो ऊंचे पहाड़ों पर नाक से जो है खून आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नोड्यूलेटर जड़े हैं। नोड्यूलेटर जड़े की बात करें तो यह जो है मटर की हैं, तो मटर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेल चट्टे के पास है। तेल चट्टे की बात करें तो तेल चट्टे के पास जो है 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख। तेल चट्टे के पास जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डी का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है। जब एक खिलाड़ी जो है मैदान में गेंद के पीछे दौड़ता है तो उसमें जो है शरीर का हड्डी जो कि टिबिया, टार्सल, फीवर, मेटाटार्सल, ये सभी जो है प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। अगला प्रश्न है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो कि केंद्रक है। केंद्रक ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका की बात करें तो कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिका सेल नहीं है। कोशिका सेल की बात करें तो लाल रक्त कणिका आरबीसी जो है ये कोशिका सेल है, जीवाणु कोशिका सेल है, शुक्राणु कोशिका सेल है, लेकिन विषाणु जो है ये कोशिका सेल नहीं है। विषाणु की बात करें तो विषाणु जो है ये वायरस एक अकोशिकीय सूक्ष्म संरक्षण पैदा करने वाला एजेंट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया था। एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है ये चेचक हेतु टीका का आविष्कार किया गया था। चेचक के टीके का टीकाकरण जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा विकास किया गया था। और यहाँ पे बात करें अगला प्रश्न की तो हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया जाता था। हार्मोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वायलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। तो वायलर और स्टार्लिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना जो है ये जीनोटाइप कहलाती है। जीनोटाइप ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीनोटाइप जो है ये किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है। अगला प्रश्न है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से जो है ऑक्सीजन एंथ्रोसाइट्स द्वारा पहुंचाया जाता है। तो एंथ्रोसाइट्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और यह जो है हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है। इसका कारण की बात करें तो यह जो है जब तांबा हवा के संपर्क में रहती है तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प को जो है आदि को प्रतिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करती है। फलतः जो है तांबा हरे रंग का हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट जो कि CuCO3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माध्यम में ध्वनि की वेग का सही क्रम जो है बढ़ते क्रम में सजाना है। इसका सही क्रम जो है CO2 हवा की बात करें तो हवा में जो है हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड, CO2 में 260 मीटर पर सेकेंड, जलवाष्प में 405 मीटर पर सेकेंड, आयरन में 5130 मीटर पर सेकेंड और एल्यूमिनियम में जो सर्वाधिक होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। तो एल्यूमिनियम सबसे लास्ट हो जाएगा, उसके पहले जो है आयरन हो जाएगा 5130 और उसके पहले जो है जलवाष्प हो जाएगा जो कि जलवाष्प में 405 मीटर पर सेकेंड और CO2 में जो है 260 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, CO2 में 260 मीटर पर सेकेंड, जलवाष्प में 405 मीटर पर सेकेंड, आयरन में 5130 मीटर पर सेकेंड
एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति की बात करें तो चींटी का डंक और सिरका ये जो है अम्लीय प्रकृति का है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चींटी का डंक और सिरका ये दोनों जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अंगूर की बात करें तो टार्ट्रिक एसिड जो है अंगूर में पाया जाता है। अशुद्ध जल में उदासीन। साबुन का विलयन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सिरका जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चींटी का डंक जो कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्राकृतिक में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? अपनी मूल अवस्था में मौजूद की बात करें तो अपनी मूल अवस्था में जो मौजूद है ये है कॉपर एयू यानी सोना और एजी चांदी, ये दोनों जो है अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एयू और एजी। सोना और चांदी जैसी अभिक्रियाशील धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जबकि कैल्शियम की बात करें और जिंक की ये जो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व की बात करें तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है ये फ्रेशियम है। फ्रेशियम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेशियम जो है ये सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। तो आइंस्टीन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। ऊन देने वाले जंतुओं के समूह की बात करें तो भेड़, बकरी, ऊंट और याक ये सभी जो है ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़, बकरी, ऊंट और याक। तो फ्रेंड आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। टोटल जो है 75 जीके जीएस के प्रश्न। और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। और तो चलिए फ्रेंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले सेट में हम लोग आगे के वीडियो क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।